ये दुख की बात है कि हर रेसलर WWE में सफल नहीं हो पाता और बीते सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि WWE ने किसी एक रेसलर को बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करी है, लेकिन फैंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम ऐसे 10 रेसलर्स की बात करेंगे जिन्हें WWE ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन बुरी तरह असफल रहे। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, मीडियन। गॉडविंस और सदर्न जस्टिस के मेंबर के तौर पर उनके रन के बाद WWE ने डेनिस नाइट को मीडियन के नाम से रिलॉन्च किया। कहने को तो इस नए पर्सोना को मीडियन का सबसे सफल रन होना चाहिए था, क्योंकि वो अंडरटेकर और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस स्टेबल के साथ काम करने वाले थे। मीडियन एक पागल सूटसेयर बनने वाले थे जो फ्यूचर बताता हो, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के सबसे कमजोर रेसलर थे और फैंस भी उनके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। और इसके साथ ही उनका इन रिंग परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से उनके ज्यादातर मैचेस, खास करके पे पर व्यू के मैचेस में हमेशा शांति छाई रहती थी। जब मिनिस्ट्री में उनका समय खत्म हो गया, WWE ने उसके बाद भी उम्मीद नहीं हारी और एक बार फिर उनके किरदार को मीडियन से बदल दिया गया और अब वो नेकेड मीडियन बन चुके थे, जो एक थॉन्ग और एक फैनी पैक पहनकर इधर उधर करते रहते थे। ये किरदार लगभग 2 हफ्तों तक मजेदार लग रहा था, लेकिन उसके बाद फैंस इससे परेशान हो गए और इस किरदार को सभी WWE प्रोग्राम से हटा दिया गया। नंबर 9, बिग कैस। जब WWE ने एंजो और कैस को अलग अलग करने का बड़ा फैसला किया था, तब फैंस को कैस के एक सिंगल स्टार बनने की बात से बहुत चिंता थी। उनके शरीर की वजह से वो रिंग में बहुत अच्छे से दिखते थे, लेकिन एंजो ही वो रेसलर थे जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी और इसीलिए ये एक बड़ा सवाल था कि फैंस अकेले कैस को पसंद करेंगे या नहीं। WWE ने बहुत कोशिश करी कि कैस ऑडियंस को पसंद आ जाए, जिसके लिए उन्होंने 2018 में कैस को डैनियल ब्रायन के साथ फ्यूड में डाला। अब ये सभी को पता है कि ब्रायन किसी के साथ भी एक बेहतरीन मैच कर सकते हैं और अगर कैस इस फ्यूड से एक टॉप टियर मेन इवेंट के रेसलर बनकर नहीं निकले तो जरूरी है कुछ बहुत गलत होगा। ये दुख की बात है कि इन दोनों के बीच के मैचेस बहुत मीडियोकर होते थे और इन दोनों के बीच अच्छी समझदारी भी नहीं थी। कैस को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और फिर अचानक ही इनका रन खत्म हो गया, जब विंस मैकमैन ने इन्हें स्मैकडाउन पर एक इनफेमस सेगमेंट के दौरान ऑफ स्क्रिप्ट जाने पर WWE से निकाल दिया। नंबर 8, हाइडन राइक। WWE ने हाइडन राइक को सफल होने के लिए हर तरह से साथ दिया। हाइडन राइक को अंडरटेकर के साथ एक फ्यूड में बुक करा गया और अंडरटेकर ने इस नए स्टार के साथ बहुत सारे मैचेस में काम किया, लेकिन हाइडन राइक फैंस को पसंद ही नहीं आ रहे थे। उनकी प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से तो बहुत कमाल के थे, जैसे कि एक रेसलर को स्ट्रेट जैकेट की जरूरत होना सच में यूनिक बात थी, लेकिन जब भी बेल बजती तो ये सारा भ्रम टूट जाता था, क्योंकि हाइडन राइक बिल्कुल वैसे रेसलर नहीं थे जैसा फैंस को एक WWE रेसलर से उम्मीद होती है। यहाँ तक कि WWE ने हाइडन राइक की जोड़ी पॉल हेमन के साथ भी बनाई, लेकिन इसका भी फैंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। WWE ने हर वो कोशिश करी जिससे हाइडन राइक एक स्टार बन सकते थे, लेकिन फिर भी वो जितना इस पर जोर डालते थे, फैंस को वो उतने ही कम पसंद आते थे। अंडरटेकर के साथ फ्यूड के बाद WWE ने उन्हें एक बेबी फेस बनाने की भी कोशिश करी और यहाँ तक कि WWE ने उनकी और रोड वॉरियर एनिमल की एक अजीब जोड़ी बनाई। हालांकि ये सब कुछ हद तक मजेदार था, लेकिन WWE को सब कुछ साफ दिख गया था और 2006 में हाइडन राइक को कंपनी से निकाल दिया गया। नंबर 7, टॉमको। टॉमको ने 2004 में टीवी पर डेब्यू किया था और उन्हें क्रिश्चियन के प्रॉब्लम सॉल्वर का किरदार दिया गया था। ये एक मजेदार गिमिक था और इससे क्रिश्चियन को सच में मदद मिली थी, लेकिन जब क्रिश्चियन नहीं होते थे और टॉमको को खुद अकेले ही एक सेगमेंट या मैच करना पड़ता था, तब वो बहुत बुरा होता था। लोग उनके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ पाते थे और ये बात 2004 के अनफॉरगिवन पे पर व्यू में साफ हो गई थी, जब उनका एक मैच अब तक के सबसे खराब मैचेस में से एक बन गया था, जिसमें उन्होंने ड्रैग में स्टीवी रिचर्ड्स का सामना किया था। WWE ने टॉमको को कई बार कार्ड पर ऊपर पुश करने की कोशिश करी है, लेकिन हर बार वो पुश कुछ ही महीनों में वापस ले लिया जाता था। लोगों को ऐसे रेसलर से कोई मतलब नहीं था जिसकी पर्सनैलिटी या एक आम बॉडीगार्ड के अलावा जिसका कोई अच्छा गिमिक या किरदार ना हो। नंबर 6, लार्स सलिवन। ये कभी साफ नहीं हो पाया कि ट्रिपल एच ने लार्स सलिवन को NXT में इतना ज्यादा पुश क्यों किया था। सलिवन NXT के काबिल बिल्कुल नहीं थे और वो बस एक मॉन्स्टर हील की तरह ही प्रेजेंट किए गए थे, जो फैंस पहले भी कई बार देख चुके हैं। सलिवन रिंग में इतने बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रांड के दूसरे रेसलर्स के मुकाबले उस वक्त उनके रिंग की प्रतिभा थोड़ी कम थी। WWE ने 2019 में सलिवन को मेन रोस्टर में लाने का फैसला किया और उनका पुश जारी रहा, जिससे उन्होंने रे मिस्टीरियो और कर्ट एंगल जैसे रेसलर्स को भी हराया। लेकिन जब भी सलिवन ऐसा कुछ करते थे तो फैंस हमेशा चुप ही रहते थे। ये सोचना कि WWE के फैंस एक हील की परवाह करने लगेंगे क्योंकि वो बहुत डरावना दिखता है, शायद 20 साल पहले काम कर सकता था, लेकिन आज के रेसलिंग फैंस को थोड़ा ज्यादा चाहिए, कुछ ज्यादा, और सलिवन कभी भी इस तरह के गिमिक के साथ सफल नहीं हो सकते थे। नंबर 5, नेथन जोन्स।
नेथन जोन्स के लिए शुरुआत में रेसलमेनिया 19 में एक खास रोल प्लान किया गया था। WWE एक स्टोरी लाइन चलाने वाला था जिसमें अंडरटेकर जोन्स के मेंटर बनने वाले थे और उसके बाद इन दोनों का रेसलमेनिया में बिग शो और ए ट्रेन से सामना होने वाला था। जोन्स को पहले तो लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन वो सिर्फ अंडरटेकर की वजह से हुआ था और WWE ने जोन्स को रेसलमेनिया से हटाने का फैसला कर लिया क्योंकि उनका मानना था कि जोन्स अभी इतने बड़े मैच के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। जब 2003 में जोन्स वापस आए तब WWE ने उन्हें एक हील के तौर पर बुक करने की कोशिश करी और यहाँ तक कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के साथ भी उनकी जोड़ी बनाई गई। जोन्स के लिए बुरी बात ये थी कि जब भी वो रेसलिंग करते थे तब फैंस बोर होने लगते थे और उनका रिंग का परफॉर्मेंस भी उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जोन्स को केवल उनके बनावट की वजह से पुश दिया जा रहा था और अगर WWE उनको एक किरदार देने की या उनकी एक पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करता तो शायद हालात कुछ अलग हो सकते थे। नंबर 4, केविन थॉर्न। केविन फर्टिक को WWE में उनके समय के दौरान 2 गिमिक्स मिले थे और वो दोनों ही सफल नहीं हुए थे। उनके पहले गिमिक का नाम मॉर्डेकाई था और उनका किरदार अंडरटेकर के खिलाफ था। देखने में वो अच्छा लग रहा था और WWE ने इस गिमिक को अलग बनाने के लिए काफी मेहनत करी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये गिमिक कुछ ही महीनों में खत्म हो गया और WWE को फिर से कुछ नया सोचने की जरूरत पड़ी। 2006 में मॉर्डेकाई नाम का ये आर्टिस्ट अब केविन थॉर्न बन चुका था और थॉर्न ECW में एक वैम्पायर किरदार था और एक बार फिर से फैंस को थॉर्न कुछ ज्यादा खास नहीं लगे। मॉर्डेकाई और केविन थॉर्न दोनों ही किरदार के असफल होने के पीछे एक बड़ी वजह बेल बजने के बाद रिंग में उनकी काबिलियत की कमी थी। इन दोनों ही किरदारों का ऑरा जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन ये किरदार काम कर सकता था और शायद सफल भी हो सकता था अगर ये कोई ऐसा रेसलर निभाता जो हर तरह से काबिल हो। नंबर 3, मेसन रायन। जिस पल से मेसन रायन टीवी पर दिखे तब से ही उनकी तुलना बैटिस्टा से होने लगी थी। रायन बिल्कुल बैटिस्टा जैसे ही लगते थे और ये बिल्कुल जाहिर था कि WWE बिल्कुल वही फॉर्मूला फिर इस्तेमाल करने वाला था जो उन्होंने बैटिस्टा को रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान स्टार बनाने के लिए किया था। बैटिस्टा की तरह दिखने के अलावा रायन में कोई और खास बात नहीं थी। उनका किरदार बहुत आम था और यहाँ तक कि सीएम पंक के साथ उनकी साझेदारी से भी उनके और फैंस के बीच कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। WWE ने रायन को NXT में भेजकर एक समझदारी का काम किया, लेकिन वहां पर भी वो फैंस के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। हालांकि रायन मेन रोस्टर और NXT दोनों ही जगह असफल हुए थे, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि रायन अपने आप पर बहुत काम कर रहे थे और उन्हें रिंग से प्यार भी था और उसके लिए जुनून भी। नंबर 2, डेविड ओटंगा। नेक्सस टेबल का ही एक मेंबर जिसे WWE ने बहुत ज्यादा पुश किया था वो थे डेविड ओटंगा। ओटंगा ठीक ठाक दिखते थे और वो WWE से बाहर सिंगर जेनिफर हडसन से शादी करने की वजह से फेमस थे। ओटंगा को हमेशा नेक्सस में डेव बैरेट के बाद नंबर 2 के तौर पर दिखाया जाता था और यहाँ तक कि उन्होंने जॉन सीना के साथ भी टाइटल्स जीते हैं। जब नेक्सस को अलग किया गया तब WWE ने ओटंगा को एक किरदार दिया जिसमें वो अथॉरिटी फिगर के लीगल काउंसिल के तौर पर नजर आए और इससे ओटंगा को फैंस के साथ रिपोर्ट बनाने के लिए कई मौके भी मिले। दुख की बात है कि ओटंगा में वो बात नहीं थी क्योंकि जब भी वो सेगमेंट या मैच में शामिल होते थे तब फैंस को कुछ भी खास नहीं लगता था। उनके इन रिंग परफॉर्मेंस और किरदार के असफल हो जाने के बाद उन्हें एक कमेंटेटर बना दिया गया। एक रेसलर के तौर पर अपने समय की तरह ही इस नए रोल में भी ओटंगा को सफलता नहीं मिली और फैंस को लगने लगा कि ओटंगा मेन रोस्टर पर कमेंट्री करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 1, जैक स्वैगर। WWE जैक स्वैगर को कंपनी का बड़ा स्टार बनाने पर तुला हुआ था। जब वो पहली बार ECW ब्रांड पर दिखे तब उन्हें कंपनी के आने वाले स्टार्स में से एक के तौर पर प्रेजेंट किया गया था और जल्द ही उन्होंने ECW टाइटल भी जीत लिया था। स्वैगर की इन रिंग काबिलियत बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दौरान उनका किरदार थोड़ा फीका पड़ गया था और फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे देखें। इसके बाद 2010 में WWE ने एक बड़ा फैसला किया और स्वैगर को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दे दिया, जिसके बाद उन्होंने क्रिस जेरिको पर कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। WWE को स्वैगर को अच्छा दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और उनका ये रेन असफल होने के पीछे ये भी एक वजह थी। अब होना तो यही चाहिए था कि अगर स्वैगर मेन रोस्टर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो WWE को उन्हें कार्ड में और नीचे कर देना चाहिए था। लेकिन 2013 में स्वैगर ने रेसलमेनिया 29 में एल्बर्टो डेल रियो को वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती दी। इस मैच को लोगों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और इसका कोई मतलब नहीं बनता कि स्वैगर को रेसलमेनिया कार्ड पर इतने बड़े पोजीशन पर डाला जाए। स्वैगर फैंस के सबसे करीब तब पहुंचे थे जब 2014 में वो कुछ हफ्तों के लिए बेबी फेस बना दिए गए थे। उस समय उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन जल्द ही फैंस उससे भी बोर हो गए और उन्हें फिर से स्वैगर की किसी भी स्टोरी लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे रेसलर्स जिन्हें WWE ने पुश करने की बहुत कोशिश करी लेकिन असफल रहे। आप इस लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।